हेलो बच्चों, मैं स्मिता बजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कंबशन के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी थी, काफी सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। एक बार आप देख लीजिए क्या क्या कंबशन के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, इनके बारे में भी हमने बात करी थी। फिर पढ़ा था हमने कि पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन क्या होता है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो, पूर्ण दहन जहां पर ऑक्सीजन की या हवा की पर्याप्त मात्रा मिल रही है, तो जब ये जलेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। वहीं अपूर्ण दहन जहां पर ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा है, यानी कि ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है दहन के लिए, वहां पर होगा अपूर्ण दहन। ठीक है, यहाँ पर गैस प्रोड्यूस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर हमने यहाँ पर देख लिया था कि दहन के आवश्यक शर्तें क्या है ना, कि कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिनसे दहन होता है, जिनके बिना दहन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला है फ्यूल, यानी कि ईंधन होना चाहिए। अगर ईंधन नहीं है तो दहन नहीं होगा। दूसरा है एयर की सप्लाई, यानी कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, दहन नहीं होगा। तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि प्रज्वलन तापमान। अगर प्रज्वलन तापमान नहीं है तो आग नहीं लगेगी, दहन नहीं होगा। क्यों? कोई पदार्थ जब जलता है, जलने से पहले वो अपने प्रज्वलन तापमान तक पहुंचता है, तभी जलता है। ठीक, चलो। और ये भी हमने पढ़ लिया था कि अलग अलग पदार्थों का जो प्रज्वलन तापमान है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर है, वो भी अलग अलग होता है। किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है। चलिए, तो अब लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि आग पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। इसी को हमें आज डिस्कस करना है और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि जब आग लग जाती है कहीं पर भी, तो उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। सबसे पहले हमारे जो मस्तिष्क है उस पर क्या सवाल आता है, तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि आग को कैसे नियंत्रण किया जाए। और जवाब क्या आता है? सबसे पहला जवाब यही है कि पानी डाल करके, है ना। सबसे इजीली तो यही है कि पानी डाल करके हम लगभग कई प्रकार की आग पर क्या कर सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, क्लियर, पानी का उपयोग करके। दूसरा, जो ये कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, ये तीन कंडीशंस, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। हीट किसे कहा जा रहा है? इग्निशन टेम्परेचर को कहा जा रहा है। इन तीनों कंडीशन में से अगर हमको एक भी कंडीशन हटा देते हैं, या एक से ज्यादा हटा देते हैं, या एक भी हटा देते हैं, तो आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। या तो हम फ्यूल हटा दें, या तो हम ऑक्सीजन हटा दें, या तो हम हीट हटा दें, इग्निशन टेम्परेचर हटा दें, तो क्या हो सकता है? आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। क्लियर? चलिए, तो इसे रीड करेंगे हम। यहाँ पर आग पैदा करने के लिए आवश्यक एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर, एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा, तेल और विद्युत उपकरणों के अलावा अन्य पदार्थों से उत्पन्न आग को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर पानी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। तो देखो बच्चों, तेल और विद्युत उपकरणों में जब आग लगती है तो हम जो है पानी का उपयोग नहीं करते, लेकिन इनके अलावा जो और आग लगती है उसमें पानी का उपयोग करते हैं। तो इन पर पानी का उपयोग क्यों नहीं करते? तेल से या विद्युत उपकरणों से यदि आग लगती है तो हम पानी का उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि बच्चों, पानी आग को और ज्यादा फैला सकता है, स्थिति और ज्यादा खराब कर सकता है। ठीक है, क्योंकि विद्युत उपकरणों या तेल से लगी आग पर काबू पाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, इसीलिए आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र। तो विद्युत उपकरणों या तेल पर जब तेल से आग लगती है तो वहां पर अग्निशामक यंत्र या रेत का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? क्लियर। अच्छा, अभी तक ये पढ़ा है कि इन दोनों में, तेल और विद्युत उपकरणों में आग लगे तो पानी का उपयोग नहीं करना है, अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना है। अग्निशामक यंत्र जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। लेकिन बाकी अगर कहीं पर भी आग लगती है तो हम पानी का उपयोग कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसा क्यों है इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले आप इतना नोट करो
चलिए, आग पर नियंत्रण के तरीके। पहला है पानी का उपयोग करके। पानी सबसे आम अग्निशामक है, ठीक है। कहीं पर भी आग लगती है सबसे पहले हमें पानी ध्यान में आता है, ठीक। इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि जैसी सामग्री में आग लगी हो। इसका उपयोग कब किया जाएगा? जब लकड़ी, कागज, ठीक है, कपड़ा, ऐसी सामग्रियों में आग लगी हो तो पानी का उपयोग करेंगे। लेकिन यदि विद्युत उपकरणों में आग लग जाए तो पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी विद्युत का संचालन करता है। क्योंकि पानी क्या करता है? विद्युत का संचालन करता है और आग बुझाने का प्रयास करने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि जो आग बुझा रहा है उसे भी नुकसान पहुंच सकता है, ठीक। तेल और पेट्रोल की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह पानी पर तैरते रहते हैं और जलते रहते हैं। तो दो चीजें हमें समझ में आ गई है कि पानी का उपयोग केवल लकड़ी, कागज, कपड़ा, इन चीजों पर जब आग लगती है तो ही किया जा सकता है। दूसरा, जो भी विद्युत उपकरण है उनकी आग, अगर उनसे कोई आग लगी है तो उसे बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी विद्युत का संचालन करता है, ठीक है। जिससे कि जब हम विद्युत उपकरणों द्वारा आग पर पानी डालेंगे तो वो आग को और ज्यादा बढ़ा देगा, यहाँ तक कि जो पानी डाल रहा है उसे भी नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा, तेल और पेट्रोल पर लगी हुई आग को बुझाने के लिए भी हम पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यदि हम तेल या पेट्रोल से लगी हुई आग पर पानी डालते हैं तो उनकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, यानी कि तैरते रहते हैं और लगातार जलते रहते हैं, बुझते नहीं, जलते ही रहेंगे। क्लियर है? तीनों पॉइंट्स हम डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं, नोट कीजिए तीनों पॉइंट्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से पानी का उपयोग करके बुझाया जाता है किसी भी प्रकार की आग को। हर प्रकार की नहीं, केवल लकड़ी, कपड़ा, कागज, इनसे अगर कोई आग लगती है, ठीक है, इन पर कोई आग लगती है। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तेल और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ और बिजली के उपकरणों से होने वाली आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होता है और यह आग को ढक लेती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोककर आग को बुझा देती है। तो आप देखो यहाँ पर कितनी सारी चीजें एक साथ हो रही है। एक तो जैसे हमने कहा कि विद्युत उपकरणों से यदि कोई आग लगती है तो पानी तो नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी क्या कर रहा है? विद्युत का संचालन कर रहा है। तो जो पानी डालेगा, पानी डालने से आग एक तो बुझेगी नहीं, उल्टा क्या होगी, पानी आग जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, जो पानी डाल रहा है उसे भी नुकसान पहुंच सकता है, करंट लग सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अग्निशामक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होती है तो ये क्या करती है? आग को ढक लेती है। आग को ढक लेती है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और आग बुझ जाती है। मान लो, एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर कोई फ्यूल है और ये जल रहा है, इस पर क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है, ठीक है। मान लो इस तरीके से, मान लो क्या हो रहा है, ये जल रहा है, इस पर ये इस तरीके से आग लगी हुई है। कैसे बुझाएंगे? हम क्या करते हैं, इस पर अग्निशामक को स्प्रे कर लेते हैं, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे। स्प्रे करेंगे तो ये इस पूरी आग को कैसे ढक देगा? एक कंबल की तरह ढक लेगा। जैसे हमें जब ठंडा लगता है तो हम क्या करते हैं? अपने शरीर के बाहर से जैकेट पहन लेते हैं या ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है? ब्लैंकेट ओढ़ने से या जैकेट पहनने से क्या होती है? बाहर की जो हवा है वो हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाती, अंदर नहीं पहुंच पाती, है ना। अंदर नहीं पहुंच पाएगी तो हमें ठंडा नहीं लगेगा, हवा महसूस नहीं होगी। तो वैसे ही ये जो अग्निशामक है, अग्निशामक भी इसे क्या कर लेता है? पूरा ढक लेता है। अब पूरा ढकने से होता क्या है? देखो, जैसे ही इसने इसे पूरा ढक लिया तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन जा रही थी, अब ये ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी। ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो आग धीरे धीरे अपने आप बुझने लगेगी, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड डाली है, या हम कहें अग्निशामक यंत्र को डाला है,
स्प्रे किया है, तो ये अग्निशामक यंत्र एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, ब्लैंकेट की तरह इसे पूरा ढक देता है और ऑक्सीजन यहाँ पर न जाने नहीं देता है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर नहीं जा पाती है। ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो धीरे धीरे आग जो है अपने आप बुझ जाएगी और धीरे धीरे आग बुझ जाती है। क्लियर है? इतना इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडर में तरल के रूप में उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। ठीक है, उच्च दाब में यानी कि हाई प्रेशर पर इसे सिलेंडर्स में भरा जाता है। सिलेंडर्स में भरे जाने के बाद फिर इसे स्प्रे किया जाता है। ठीक, कहीं पर भी जो आग लगती है वहां पर। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायन आग के पास कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो आग के पास क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। क्लियर? चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए, तो इस तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर्स आपने अपने स्कूल में, हॉस्पिटल में, मॉल्स में या जहां भी आप जाते हैं, गाड़ियों में, हर जगह देखे होंगे। क्योंकि इमरजेंसी में अगर कहीं पर भी आग लग जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, तो इसको वहां पर स्प्रे कर दिया जाता है। ये आग को एक ब्लैंकेट की तरह पूरा लपेट लेती है और आग को धीरे धीरे कम करने लगती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ज्योति, यानी कि ज्वाला के बारे में बात करते हैं। ज्वाला प्रज्वलित गैस का एक गर्म चमकता हुआ पिंड है जो जब उत्पन्न होता है जब किसी चीज में आग लगती है। तो आपने अक्सर देखा होगा जब भी आग लगती है तो वो जो पिंड निकलता है, वो जो चमकता हुआ पिंड हमें दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? ज्योति, फ्लेम। ठीक, उसे ही हम क्या कहते हैं? ज्वाला या फ्लेम कहते हैं। ठीक, कुछ पदार्थ ज्वाला से जलते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ पदार्थ ज्वाला से जलते हैं और कुछ नहीं जलते, यानी कुछ पदार्थ जब जलते हैं तो ज्वाला बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। यहाँ एक सामान्य अवलोकन पर आधारित तालिका दी गई है। तालिका क्या है? तालिका हम आगे देखेंगे, उससे पहले आप इतना नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये है वो तालिका यानी कि टेबल। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ चीजें जो है, जैसे अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम जब जलता है तो वो ज्वाला नहीं बनाता है। वो कैसे जलता है? वो एक ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ जलता है। इसके अलावा मोमबत्ती जब जलती है तो वो ज्वाला बनाती है। हाँ बिल्कुल बनाती है। ठीक है, तो ऐसी और चीजें भी दी हुई हैं जो ज्वाला बनाती हैं, जो ज्वाला नहीं बनाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ज्वाला की संरचना के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपको जरूर नोट करना है। इस स्ट्रक्चर में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है आउटर जोन, यानी कि सबसे बाहरी क्षेत्र। यहाँ पर होता है कंप्लीट कंबशन, यानी कि पूर्ण दहन। इसका रंग होता है नीला और ये होता है सबसे ज्यादा गर्म भाग, हॉटेस्ट पार्ट ये होता है। दूसरा है मिडिल जोन, यानी कि मध्य भाग। यहाँ पर होता है पार्शियल कंबशन, यानी कि आंशिक दहन। ये होता है पीले रंग का, येलो कलर का। और ये होता है मॉडरेटली हॉट, यानी कि मध्यम गर्म। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं। अगला है इनर मोस्ट पार्ट, इनर मोस्ट जोन, यानी कि सबसे आंतरिक भाग, ये आंतरिक क्षेत्र। यहाँ पर मिलते हैं अनबर्न्ड वैक्स वेपर, यानी कि बिना जले मोम के वाष्प यहाँ पर मिलते हैं। ये होते हैं काले रंग के। और ये होता है लीस्ट हॉट, यानी कि सबसे कम गर्म। बाकी ये तो क्या है? हमारी वैक्स की एक कैंडल है। ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, ये सारे नोट करने हैं, फिर इनको थोड़ा और डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। तो चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक एक करके इसके तीनों भागों की। तो सबसे पहले है सबसे बाहरी क्षेत्र, फिर है मध्य क्षेत्र और फिर है सबसे भीतरी क्षेत्र। अब सबसे बाहरी क्षेत्र जैसे कि हमने अभी बात की, नीले रंग का है। ठीक है, नीले रंग का है। यहाँ पर क्या होता है? ये ज्वाला का सबसे गर्म हिस्सा है, बिल्कुल। और यहाँ पर पूर्ण दहन होता है। क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। ठीक है, दूसरा है मध्य भाग, ये पीले रंग का है, मध्यम गर्म होता है और इस क्षेत्र में आंशिक दहन होता है। क्या होता है यहाँ पर? आंशिक दहन। तीसरा, ये क्षेत्र काले रंग का है, सबसे कम गर्म होता है, कम गर्म होता है। और हम मोमबत्ती के बिना जले मोम के वाष्प यहाँ पर पा सकते हैं।
तो आपको ऐसा नोट कर ले। आप चाहो तो टेबल बना सकते हो, ऊपर पे हेडिंग डाल करके लिख सकते हो कलर के बारे में। सबसे पहले एक नीला है, एक पीला है और एक काले रंग का है। फिर गर्म एक हॉटेस्ट पार्ट है, एक मॉडरेटली हॉट है और एक लीस्ट हॉट है। फिर लिख सकते हो एक पर क्या होता है कंप्लीट कंबशन यानी कि पूर्ण दहन, एक में होता है आंशिक दहन और एक में बिना जले मोम के वाष्प हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ की संरचना, एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आंतरिक भाग। ये ज्वाला का सबसे भीतरी भाग है, बाती के सबसे निकट भाग है। आप शायद यह मान रहे होंगे कि यह लौ का सबसे गर्म हिस्सा है, लेकिन यह सबसे कम गर्म हिस्सा होता है। हम आंतरिक भाग की बात करें यानी कि इनर मोस्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। इनर मोस्ट पार्ट। तो कभी जब हम मोमबत्ती ऐसे जलाते हैं तो हम उसके सबसे पार्ट जो आंतरिक भाग है वहां पर जब उंगली लेकर के जाते हैं तो जलती नहीं है उंगली। क्यों? क्योंकि वहां पर लीस्ट हॉट होता है। वहीं अगर हम बाहर की तरफ को रखें जहां पर उसकी लौ का सबसे आउटर भाग जो है वहां पर अगर हम रखते हैं तो हाथ जो है उसमें वो जलना शुरू करता है। ठीक है, तो ये सबसे कम गर्म होता है। अगला ये लपटों का वह काला भाग है जिससे बाती से निकले कार्बन के अर्धजले कण अर्थात अर्धजला ईंधन होता है। यहाँ पर इसके अनबर्न पार्टिकल्स भी मिलते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा भी, अनबर्न वैक्स के वेपर्स मिलते हैं। क्लियर है? इतना नोट कीजिए इसे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।